हेलो एवरीवन, सी रूपल जैन इज बैक फॉर मेकिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन इजी फॉर यू। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सीए फाइनल इंटरनेशनल टैक्सेशन की चैप्टर वाइज सीरीज प्लस कि पढ़ना कैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन को, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत सारे, किस टॉपिक पे फोकस करना है, किसको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना है, किसको थ्योरी तरीके से पढ़ना है और वो सारी बातें। ठीक है, तो हमारे नोट से पढ़ के आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। और नोट्स जो हैं आपको, अगर आप आगे जाके देखोगे तो रियलाइज़ करोगे कि बहुत ही समराइज तरीके से बनाया गया है। समराइज तरीके से कैसे बनाया गया है? समराइज तरीके से ऐसे बनाया गया कि हर पार्ट का जो क्रिटिकल, जो मेन पोर्शन है, मतलब बेसिकली जो मीनिंगफुल पोर्शन है उसको लिखा गया है। ठीक है, तो मैम जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कैसे रेफर करेंगे? तो बहुत अच्छा आंसर है कि क्या बोलते हैं, जैसे ही क्या बोलते हैं आपको वो टॉपिक मिला, अगर एमसीक्यू है तो आप डायरेक्टली चार्ट बुक से आंसर देख सकते हैं। अदरवाइज आप बुक पर आपके पास इंडेक्स है प्लस इस जो हमारे नोट्स है उसमें भी हम उसमें उस टॉपिक के बाजू में उसका पेज नंबर मेंशन कर देंगे जो कि इसमें स्टडी मटेरियल में, ताकि आपको ईजिली फाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको सिर्फ मेन क्रक्स चाहिए क्या बोलते हैं उस टॉपिक का, तो आपको चार्ट बुक से मिल जाएगा। और अगर आपको पूरा लाइन सेंटेंस छापना है, ठीक है, तो आपको स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल में भी हमने आप पूरी मार्किंग करके रखी है कि आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बोलते कितना पोर्शन लिखना है, कौन सी लाइन लिखना है, वो सारा हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो पूरी जो चीज़ें आपके लिए रेडी टू मेड तैयार है ताकि आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं किससे? मॉडल टैक्स कन्वेंशन से। ठीक है, हाँ, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ 6C। ये जो सीरीज हम चालू कर रहे हैं वो लास्ट से फर्स्ट कर रहे हैं। हर बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टू लास्ट, बट इस बार हम कर रहे हैं लास्ट टू फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर 9 क्या है? ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। अगर इस चैप्टर को समझ जाते हो तो इसमें फ्री का नंबर है। फ्री का नंबर क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ना पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर में आपको कोई क्या बोलते कंफ्यूज नहीं कर सकते, डेट से कंफ्यूज नहीं कर सकते, नंबर में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकती। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है चार्ट के थ्रू, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है चार्ट के थ्रू, तो फिर उसके बाद आपको इस चैप्टर में नंबर फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, वो चैप्टर का नाम क्या है? ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ठीक है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, बट फिर भी एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। मॉडल टैक्स कन्वेंशन बेसिकली जो कन्वेंशन या ट्रीटी होती है, ठीक है, उसका मॉडल है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मॉडल बताए जाएंगे कि क्या बोलते हैं कौन कौन से मॉडल होते हैं, प्लस उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या बोलते हैं कौन से मॉडल में कौन कौन से आर्टिकल में फ़र्क है, एक मॉडल जो है और दूसरे मॉडल से कैसे डिफर करता है। ये सब चीज़ें जो है वो अपन चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब मॉडल टैक्स कन्वेंशन, यहाँ आपको पता चलता है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉडल कन्वेंशन है। तो सब यहाँ पे कितने टाइप के मॉडल टैक्स कन्वेंशन है बेटा? 3 टाइप के। पहला कौन सा है आपका OECD मॉडल, दूसरा कौन सा है आपका UN मॉडल और तीसरा कौन सा है आपका US मॉडल। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके कन्वेंशन है, OECD मॉडल, UN मॉडल और US मॉडल। वो अगर सबसे ईजी जो 3rd नंबर का वो कौन सा? US मॉडल। US मॉडल जो है आपको वो सिर्फ क्या बोलते हैं कौन फॉलो करता है? तो जो यूएस जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब REE एंटर करता है तो वो कौन सा मॉडल फॉलो करता है? यूएस मॉडल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मॉडल कौन सा है? यूएन मॉडल। यूएन मॉडल जो है वो इंडिया जैसी कंट्रीज़ फॉलो करती है, क्योंकि यूएन मॉडल यूजुअली डेवलपिंग नेशंस या फिर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में जब क्या बोलते हैं DDAA बनता है तो अपन कौन सा फॉलो करते हैं? यूएन मॉडल। और OECD मॉडल, OECD मॉडल किसके लिए बेटा? बड़े लोगों के लिए। बड़े लोग मतलब कि डेवलप्ड नेशंस जब कन्वेंशंस में एंटर करेगी तो वो कौन सा मॉडल फॉलो करती है? OECD मॉडल फॉलो करती है। ठीक है, तो याद होगा ये OECD जो है वो बड़े लोगों के लिए है, UN जो है वो मीडियम लोगों के लिए है और US जो है वो सिर्फ US के लिए। ठीक है, OECD फर्स्ट नंबर पे OECD मतलब बड़ा, सेकेंड नंबर पे UN मतलब कि जो मीडियोकर लोग हैं मतलब डेवलपिंग टू डेवलप्ड नेशंस, एंड देन क्या बोलते हैं लास्ट इज US जो सिर्फ US फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब इसको रीड कर लेते हैं। तो रीडिंग में क्या बोलते हैं? OECD मॉडल इज असेंशियली अ मॉडल ट्रीटी बिटवीन 2 डेवलप्ड नेशंस। आपको ध्यान क्या रखना है? अब इसमें पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करी हूँ आपको ध्यान रखना है कि ये किसके बीच में? 2 डेवलप्ड नेशंस के बीच में है। ठीक है, अब इट एडवोकेट्स द रेसिडेंस प्रिंसिपल। ये क्या करता है? रेसिडेंस प्रिंसिपल को एडवोकेट करता है एंड इट लेज द emphasis on the right of the state of residence to tax the income।
तो अभी आपका मॉडल कौन सा चल रहा है, OECD मॉडल। OECD मॉडल जो है वो क्या बोलते हैं, OECD मॉडल यूजुअली एक है मॉडल ट्रीटी किसके बीच में, टू डेवलप्ड नेशंस के बीच में। जो चीज़ हाईलाइट की जा रही है मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए ताकि जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो वीडियो के थ्रू आपको ज़्यादा कोशिश करनी है कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो याद हो। जितना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्योंकि पेपर नंबर 7 में तो काम आएगा ही आएगा, पेपर नंबर 6 में बहुत ज़्यादा ईजी हेल्प करने के लिए काम आता है, ठीक है। टू डेवलप्ड नेशंस के बीच में है एंड इट एडवोकेट्स द रेसिडेंस प्रिंसिपल, मतलब रेसिडेंस प्रिंसिपल को ज़्यादा भाव देते हैं, मतलब रेसिडेंट वाली जो कंट्री है उसको ज़्यादा भाव देते हैं, बोलते हैं कि आप टैक्स ले सकते हो, ठीक है। तो इट लेज द एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ स्टेट ऑफ रेसिडेंस टू टैक्स द इनकम, तो इनकम को टैक्स लेना है। उसके बाद सेकंड जो है आपका वो कौन सा, यूएन मॉडल। यूएन मैंने आपको बताया कि जो मीडियोकर मिड वाला है उनके लिए बना है। तो यूएन मॉडल इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सोर्स एंड रेसिडेंस प्रिंसिपल। कॉम्प्रोमाइज है, कहीं पर सोर्स है, कहीं पे क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, कहीं पे सोर्स है, कहीं पे रेसिडेंस है। सेकेंड, हाउएवर इट गिव्स मोर वेट टू द सोर्स प्रिंसिपल, ये ज़्यादा वेट देता है किसको, सोर्स प्रिंसिपल को, अगेंस्ट द रेसिडेंस प्रिंसिपल। यूएन मॉडल इज डिजाइन टू एनकरेज द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये ऐसा बनाया गया ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो पैसा है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आए, इसीलिए इसको सोर्स मॉडल को ज़्यादा भाव दे रहा है। इट टेकन इन टू अकाउंट शेयरिंग ऑफ टैक्स रिवेन्यू विद द कंट्री प्रोवाइडिंग कैपिटल, तो जो कंट्री कैपिटल प्रोवाइड करती है उनके साथ टैक्स रिवेन्यू शेयर होना चाहिए, इनका ऐसा मानना है, ठीक है। तो जो OECD मॉडल है वो किसको भाव देता है, वो भाव देता है रेसिडेंस मॉडल को, और जो UN मॉडल है वो किसको भाव देते हैं, तो वो भाव देता है आपके सोर्स प्रिंसिपल को। और US वाला जो है वो सिर्फ किसके साथ चलता है, अपने स्टेकर की, जो US किसी के साथ एंटर करेगा तो वो उसके साथ एंटर करेगा, ठीक है। अब क्या चालू होंगे, आपके आर्टिकल्स चालू होंगे, ठीक है। कि अब आर्टिकल में आपको सबसे ज़्यादा मेन जो है चैप्टर में आर्टिकल है, और आर्टिकल MCQ में आपको बहुत अच्छे नंबर देके जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको ज़रूर से पढ़ के जाना चाहिए, और ये चार्ट जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं किसमें, सबसे पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 1। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, कि ये OECD का है कि ये UN का है, तो आपको अज्यूम करना है कि ये दोनों में है, सेम है करके, ठीक है। अब जो मैंने स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कन्वेंशन स्टार्ट हो रहा है, और ये कंपैरिजन है OECD और UN मॉडल का, UN मॉडल और OECD का कंपैरिजन है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है कि द OECD और UN मॉडल कन्वेंशंस आर एप्लीकेबल ऑन पर्सन हु आर रेसिडेंट ऑफ वन और मोर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जो एक या एक से ज़्यादा के रेसिडेंट है, मतलब या तो वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का है या तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का, तो भी आपके ऊपर जो है वो ट्रीटी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस कवर्ड, टैक्सेस किस चीज़ की इसके ऊपर कवर्ड है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक तो इनकम के ऊपर टैक्स कवर्ड है, दूसरा कैपिटल के ऊपर कवर्ड है, दोनों में सेम प्रोविजन है। द मॉडल कवर द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम एज वेल एज ऑन कैपिटल, इंक्लूड tax on capital gain, wages and capital appreciation. Name of taxes covered under treaty should be specifically mentioned, जो नाम है उसके अंदर वो स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि मान लो आपने कोई ट्रीटी साइन की और उसके बाद उस ट्रीटी में जो टैक्स जो इम्पोज हुआ है, जिस टैक्स के लिए ट्रीटी साइन हुई है उसमें कोई और नए प्रोविजन आ गए, जैसे TDS का प्रोविजन आ गया या फिर एडवांस टैक्स का प्रोविजन आ गया। मान लो आपने इनकम टैक्स की ट्रीटी साइन की और एडवांस टैक्स का प्रोविजन आ गया, TDS का प्रोविजन आ गया, तो ये पार्ट ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है। तो अगर ट्रीटी साइन होने के बाद भी सेम टैक्स टाइप के टैक्स के कोई पार्ट आ रहे तो वो ट्रीटी के लिए एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा टैक्स आ जाता है जो कि पार्ट ही नहीं है, लेकिन आप इनकम टैक्स ट्रीटी साइन करो, GST में कोई रिवर्स चार्ज का टॉपिक आ गया या GST खुद नया आ गया, तो वो ट्रीटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो साइन होने के बाद जो सेम टाइप का टैक्स है, टैक्स का पार्ट है, वो ट्रीटी का पार्ट रहेगा, बाकी जो दूसरे हैं वो ट्रीटी के पार्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका रेसिडेंस। रेसिडेंस के लिए अब आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, मतलब आपको यहाँ पे आप ये डिसाइड करो कि जो रेसिडेंस है, अगर एक बंदा जो है वो रेसिडेंट है तो कैसे टैक्स लगेगा, एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का है तो, और अगर एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का है तो कैसे टैक्स लगेगा, और कब किसको रेसिडेंट मान लेंगे, तो ये मॉडल बनाए गए, इसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब से पहले क्या आर्टिकल नंबर 4 जो है वो किसकी बात करता है, रेसिडेंस की। अब रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड एज पर डोमेस्टिक लॉ, मेन जो बोलता है कि आपको डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से डिसाइड करना है। लेकिन अगर एक बंदा एक से ज़्यादा स्टेट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का रेसिडेंट बन जाता है, जितनी जगह नोट्स में आपको CS लिखा होगा दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है, तो क्या करना है, कैसे डिसाइड करना है और कौन से स्टेट का वो रेसिडेंट रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है क्या, टाई ब्रेकर रूल। टाई ब्रेकर रूल से आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सी क्या बोलते हैं स्टेट का रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। अब
सबसे पहले बोलते हैं कि टाई ब्रेकर रूल जो है वो इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। टाई ब्रेकर रूल जो है वो किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो वो किस स्टेट का क्या बोलते हैं रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो पहली बात तो आप चेक करोगे कि दोनों में से किसके कहाँ पे उसके पास परमानेंट होम अवेलेबल है, ठीक है। अगर परमानेंट होम दोनों जगह अवेलेबल है, ठीक है, या तो दोनों ही जगह अवेलेबल नहीं है। और सेकंड केस में आप चेक करोगे कि उसका पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशंस कहाँ क्लोजर है। पर्सनल मतलब कि उसका फैमिली कहाँ है, इकोनॉमिक मतलब उसका बिजनेस जो है वो कहाँ पर क्लोजर है, ठीक है। तो आपको वो चेक करना है। अगर दोनों जगह है तो दोनों जगह ही नहीं है, तो आपको चेक करना है उसका हैबिचुअल अबोर्ड। हैबिचुअल अबोर्ड मतलब कि यूजुअली वो कहाँ पर रहता है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको चेक करनी है कि नेशनैलिटी अगर वो काम नहीं कर रहा है तो। और अगर ये सब से भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो है वो मैप मतलब कि दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि वो बंदा जो है वो किस स्टेट का रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर वो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है तो उसके लिए आप 2017 तक तो पोएम का प्रोविजन था, लेकिन 2017 के बाद वो हो गया कि मैप के थ्रू आप डिसाइड करोगे। तो करंट स्टेटस क्या है बेटा, मैप का, क्या आप किसके थ्रू डिसाइड करोगे, मैप के थ्रू ही डिसाइड करोगे, ठीक है। तो अगर डुअल रेसिडेंसी का केस आ गया तो आर्टिकल नंबर 4 उसको कवर कर लेता है। अब आर्टिकल नंबर 5, नेक्स्ट आर्टिकल क्या आपका, आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 जो है वो क्या बोलता है, तो आर्टिकल नंबर 5 बताता है किसके बारे में, पी, कि कोई भी कंट्री में कोई भी बिजनेस का पी जो है वो कब बनने वाला है, पी किसको बोलते हैं। तो आर्टिकल 5(1) अ पी एग्जिस्ट इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाई। अगर सारी फॉलोइंग कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती तो पी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देयर इज एन एंटरप्राइज कैरिंग बिजनेस, एक धंधा होना चाहिए भाई, धंधा नहीं होगा तो पी कैसे होगा, ठीक है। तो एक धंधा होना चाहिए। दूसरा, देयर इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस विच द एंटरप्राइज हैज इफेक्टिव पावर टू यूज सच प्लेस, ठीक है। आप यहाँ पे क्या है, आपके पास इफेक्टिव पावर होना चाहिए उस प्लेस को यूज करने का। उसके बाद द प्लेस ऑफ बिजनेस इज फिक्स्ड, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। एंड इट इज एट डिस्टिंक्ट प्लेस विथ सर्टेन डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कि उसको परफॉर्मिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जो है वो क्या बोलता है आपको, एंटरप्राइज कैरिंग बिजनेस होना चाहिए, आपके पास उस जगह को यूज़ करने का क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जहाँ पे आपको इफेक्टिव पावर होना चाहिए उस जगह को यूज़ करने का। ओनरशिप भी चलेगा, रेंट भी चलेगा, बट आपके पास पावर होना चाहिए उस जगह को यूज़ करने का, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, और उसके बाद आपको इफेक्टिवली आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आपका जो भी बिजनेस प्लेस है वो आपका पी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या बोलता है, आर्टिकल 5(2) पी इंक्लूड स्पेशली, पी के अंदर स्पेशली कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है तो वो पी है, ब्रांच है तो वो पी है, ऑफिस है तो पी है, फैक्ट्री है तो पी है, वर्कशॉप है तो पी है, माइन, ऑयल, और ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो पी बना देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कुछ डिफरेंसेस है किसमें, OECD मॉडल में और UN मॉडल में। OECD मॉडल और UN मॉडल में पी के डेफिनेशन में कुछ डिफरेंस है। तो किसको लेके, ये पैरा नंबर 3 के अंदर, पैरा नंबर 3 जो है वो क्या बोलता है, बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट और इंस्टॉलेशन साइट, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ मशीन इंस्टॉल हो रही है, तो क्या वो पी बनता है कि वो पी नहीं बनता है। तो बिल्डिंग साइट, इंस्टॉलेशन साइट और कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो पी है कि नहीं है। तो सबसे पहले उसमें है कि अगर OECD मॉडल है, ठीक है, अगर OECD मॉडल है तो क्या वो कंस्ट्रक्शन में जो काम जो है वो 12 महीने से ज़्यादा चल रहा है, मोर देन 12 मंथ्स तो पी है, लेस देन 12 मंथ नॉट अ पी। अब UN मॉडल की बात करें तो UN मॉडल जो है 2 एक्टिविटीज़ को और इंक्लूड करता है। कौन सी 2 एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, तो एक है आपका असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट, एक असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट है। सेकेंड है सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन डेयर टू, और कोई सुपरवाइजरी एक्टिविटी अगर कर रहा है उसके कनेक्शन में तो ये वाला जो है वो एक्टिविटी कवर होता है। वो सबसे पहले आपको वापस से देखना है पी बनता है, कब बनता है, कब नहीं बनता है। तो बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट या इंस्टॉलेशन साइट, बिल्डिंग बना रहे हो OECD मॉडल में मोर देन 12 मंथ्स, और अगर UN मॉडल है तो ये दोनों सर्विस भी कवर हो जाएगी, लेकिन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, तो 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा का होगा तो पी हो जाएगा UN मॉडल में। अब एक सर्विस पी की बात की गई कि सर्विस पी जो है वो क्या होता है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किस रेस्पेक्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो चल रहा है ना काम उसके रेस्पेक्ट में आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो। कौन सी सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। ये जो काम चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में अगर आप कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, और वहाँ पे क्या बोलते हैं आपका जो भी आप जिस बंदे के थ्रू काम करा रहे हो, किसी बंदे को भेज के करा रहे हो, तो वो बंदा जो है वो 183 डेज से ज़्यादा स्टे कर रहा है इन एनी 12 मंथ पीरियड, मतलब 12 मंथ पीरियड में वो 183 डेज से ज़्यादा स्टे कर रहा है तो उसमें भी पी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट क्या बोलता है कि पी विल नॉट इंक्लूड, पी किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेगा, तो OECD मॉडल बोलता है फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, डिस्प्ले एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ पे 3 वर्ड कवर किए गए हैं, एक स्टोरेज, एक डिस्प्ले और एक डिलीवरी, तीनों। अगर आप सिर्फ गुड्स का स्टोरेज या डिस्प्ले या डिलीवरी करो तो फिर आपको पी नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज एंड डिस्प्ले, अगर सिर्फ, और यहाँ वाला बोलता है कि स्टोरेज और डिस्प्ले में तो हम नहीं मानेंगे लेकिन डिलीवरी में हम मान लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ को क्या बोलते हैं, बस ये इतना बोला गया। उसके बाद में बोलते हैं कि अगर आप कोई सर्विस ऐसी करो जो सिर्फ प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की है, ठीक है। अगर आप कोई सर्विस ऐसी प्रोवाइड करो जो कि सिर्फ प्रिपरेटरी या फिर ऑक्सिलरी नेचर की है, तो उस केस में आपको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पी नहीं मानेंगे अपन। अब प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर जो है वो क्या होता है, तो उसके कुछ नहीं है, बस क्या बोलते हैं 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो कि एक केस स्टडी में पूछा भी गया है कि प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी सर्विस क्या है करके, तो वो आपको कहाँ से देख के लिखना है, मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन से, जिसके 6 पॉइंट्स है जो आपको 6 के 6 बुक से छाप देने हैं। इसके बाद हम एक बार ओवरव्यू करेंगे क्या बोलते हैं स्टडी मटेरियल का, कि हमने इसको कैसे मार्किंग किए, कैसे इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टडी मटेरियल। और यहाँ पर जो है नोट्स में एक चीज़ और ऐड होगी, जो है पेज नंबर की, हर नोट के आगे कि अगर ये 6 पॉइंट है तो वो कहाँ लिखे हुए हैं, ताकि आपके लिए ईजी इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। अब आगे, अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट इज नॉट अ पी। अगर कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वो पी नहीं है। एंटरप्राइज कैन नॉट फ्रेगमेंट कोहेसिव ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज विद सेवरल स्मॉल ऑपरेशन एंड से इट इज नॉट अ पी। मतलब ये बोल रहा है कि तुम 1000 छोटे छोटे काम अलग अलग बिजनेस से दिखा रहे हो। बोलते अरे हमारा ये छोटी सी दुकान है, सिर्फ क्या बोलते हैं डिस्प्ले का काम करती है। ये छोटी सी दुकान है जो सिर्फ डिलीवरी का काम करती है। ये छोटी सी दुकान है जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रही है। ये छोटी सी दुकान है जो सिर्फ फीडबैक दे रही है। वो तुम सारे काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बस बोलते हो कि अलग अलग धंधे के थ्रू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। तो उस केस में हम लोग पी मान लेंगे, ठीक है। ओके फाइन, तो हम लोग वापस से रिवाइज करें तो क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन लोगों ने अभी पी देखा है, पी में आपको डेफिनेशन बताई गई कि कौन सी पी की डेफिनेशन है। फिर बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, ये वाली बात हुई। तो OECD मॉडल में जो है वो आपको 12 मंथ्स देखना है कि आपको क्या बोलते हैं 12 मंथ से ज़्यादा होगा तो पी है। और अगर UN मॉडल की मैं बात करूँ तो उस केस में आपको 6 मंथ्स देखने, और सर्विस पी में आपको मोर देन 183 डेज देखने। और यहाँ पर आपको पी में स्टोरेज, डिस्प्ले, डिलीवरी जो है वो नहीं आता है, इस केस में आता है। और प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी नेचर की सर्विसेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ बताते हैं किसको, बिजनेस कनेक्शन को, कि बिजनेस कनेक्शन भी जो है वो क्या है, पी है। और ये OECD मॉडल और UN मॉडल दोनों में है। अब यहाँ पर सेम बिजनेस कनेक्शन जो अपन लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में रीड किया था वही वाला है, और सेम बोलता है कि अगर ये वाला बिजनेस कनेक्शन है आपका तो आप पे पी मान लेंगे। तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको कि कौन सा वाला जो है वो बिजनेस कनेक्शन यहाँ पर है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन में लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी ये पूछता है कि बेटा क्या बोलते हैं पी है कि नहीं है, कभी भी आप ये कंक्लूजन दे रहे हो कि पी है कि नहीं है, या इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, तो हमेशा आपको 2 रेफरेंस देने हैं, ठीक है। पहला रेफरेंस दोगे आप इनकम टैक्स एक्ट का, और दूसरा रेफरेंस दोगे आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन का। तभी आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि आप केस स्टडी में देख सकते हो जितने भी आंसर दिए गए, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं क्या, बिजनेस कनेक्शन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिजनेस कनेक्शन भी पी है, दोनों में है, तो बिजनेस कनेक्शन भी पी बन जाएगा। तो कब बिजनेस कनेक्शन जो है वो पी बनेगा, वेयर एनी पर्सन इज इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अगर कोई पर्सन जो है फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर रहा है फॉर एन एंटरप्राइज, किसी एंटरप्राइज के लिए, कैसे, हैबिचुअली कंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक कर रहा है। प्लेज अ प्रिंसिपल रोल इन कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आधा हाथ तो क्या, आधा क्या, पूरा हाथ उसी का ही है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने में। एंड दे आर रूटीनली कंक्लूडेड, रूटीनली रोज वही एक बंदा जो है वही कर रहा है, ठीक है। विदाउट मटेरियल मॉडिफिकेशन, मटेरियल मॉडिफिकेशन भी नहीं कर रहा है, बाय द एंटरप्राइज एंड देयर सच एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेचर ऑफ एंटरप्राइज। सबसे पहले वो ये बोलना चाह रहा है कि पहले कोई भाई एक बंदा है, मान लो उसका नाम मुकुल है, ठीक है। मुकुल जो है वो इंडिया में एक एजेंट है। वो सबसे पहले क्या करता है, हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करता है, प्रिंसिपल रोल, आधे से ज़्यादा क्या पूरा काम वही करता है कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करने का। और जो आपकी प्रिंसिपल एंटिटी है, मतलब और जो बाहर वाली एंटिटी है, उसका कोई भी मटेरियल मॉडिफिकेशन नहीं होता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने हिसाब से अंडरटेक करता है, ठीक है। और वो बाहर वाली एंटिटी के नाम पे करता है, बाहर वाली एंटिटी क्या तो गुड्स सर्विसेज सेल करता है, उनकी कोई प्रॉपर्टी उनको
को लीज में करता है, तो बेसिकली पूरा धंधा जो वो बाहर वालों के लिए करता है। एंड क्या बोलते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय डाटा एंटरप्राइज, तो इसी से वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, आपका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक यूएन मॉडल में एक चीज बोलती है, पर्सन डज नॉट हैबिचुअली कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट नॉर प्लेस द प्रिंसिपल रोल इन कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ना वो तो हैबिचुअली कंक्लूड कर रहा है ना, और ना तो प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने में। बट अगर वो स्टॉक को मेंटेन कर रहा है, सी यूएन मॉडल में बोला था कि वहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स को कंसिडर नहीं किया था, तो डिलीवरी से रिलेटेड एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे ऐड किया कि अगर कोई बंदा जो स्टॉक मेंटेन कर रहा है और फिर क्या बोलते हैं उसको रेगुलरली डिलीवर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दैट एंटरप्राइज इन इंडिया, तो वो भी पी बन जाएगा। लेकिन ये जो है वो सिर्फ किस में बेटा, यूएन मॉडल में, ये ओईसीडी मॉडल में नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और डाली गई यूएन मॉडल में, क्या, इंश्योरेंस फी, कि यहाँ पे अगर कोई एजेंट है, कोई बंदा है जो कि क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है क्या प्रीमियम और रिस्क को इंश्योर कर रहा है इन द अदर स्टेट, अगर वो प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है, रिस्क इंश्योर कर रहा है, तो वो भी क्या बन जाएगा, आपका पी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो एक कॉन्सेप्ट जो वो ये डालना चाह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट एजेंट है वो पी नहीं है। ये चीज़ हमने इनकम टैक्स एक्ट में ही पढ़ी कि अगर कोई बंदा जो है वो अगर उसका जो है वो जो ये काम कर रहा है एजेंसी वाला, वो सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं कर रहा है, और भी ज़्यादा बंदों के लिए कर रहा है और सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी कर रहा है वो, और क्या बोलते हैं डिपेंडेंट नहीं है क्या बोलते हैं नॉन रेसिडेंट के ऊपर या अपनी पार्टीज के ऊपर, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, तो उसको अपन पी की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो क्या, आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 किसकी बात करता है बेटा, बिजनेस प्रॉफिट की। बिजनेस प्रॉफिट क्या बोलता है, बिजनेस प्रॉफिट विल बी टैक्स्ड इन ऑलवेज, कहाँ पर टैक्स होगा, सबसे पहले तो रेसिडेंट स्टेट में टैक्स होगा। ठीक है, सोर्स स्टेट जो है वो टैक्स ले सकती है, तो ओईसीडी मॉडल जो है वो क्या बोलता है कि सिर्फ क्या बोलते हैं जितना प्रॉफिट पी वो एट्रीब्यूटेबल है, पी जितना बेच पा रही है बस उतना ही जो है वो टैक्स लगेगा सोर्स कंट्री में। ठीक है, लेकिन भाई आपकी जो यूएन मॉडल है वो क्या बोलते हैं एक क्लॉज इंसर्ट कर दी, दैट इज कॉल्ड एज FOA रूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। ठीक है, जो आप पी के थ्रू सेल कर रहे हो, ठीक है, पी के थ्रू आप जो सेल कर रहे हो हमारी कंट्री में, उस पर तो हम टैक्स लगाएंगे। प्लस अगर डायरेक्टली एचओ भी अगर हमारी कंट्री में सेल कर रहा है, जो हेड ऑफिस है वो भी डायरेक्ट सेल कर रहा है हमारी कंट्री से और इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो भी इस पर भी हम टैक्स लग जाएगा। तो ठीक है, पी के थ्रू अगर इंडिया में सेल रहा है तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन डायरेक्ट सेल भी हो रहा है तो भी उसमें टैक्स हम लगाएंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि इसमें डाली गई, यूएन मॉडल में डाली गई है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ के जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं और ये थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में MCQ भी पूछे गए हैं, जिसमें आपको बोलता है कि इंडियन ब्रांच का प्रॉफिट निकालो, जहाँ पर क्या बोलते हैं एचओ जो है वो बाहर वाली कंट्री में है और यूएन मॉडल कन्वेंशन के हिसाब से DTAA एंटर हुआ है, तो आप उस केस में कैसे बनाओगे। तो कुछ नहीं, इतना हाइप नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल से पढ़ के जाना है उसको। ठीक है, अब सिंपल से क्या पढ़ के जाएंगे, सिंपल से ये पढ़ के जाना है आपको कि कुछ जो है इनकम जो है वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट, इनकम और एक्सपेंस, मतलब कुछ टाइप की जो इनकम है या एक्सपेक्ट है, मतलब कुछ टाइप के मैं बोल सकती हूँ सोर्स ऑफ इनकम या वट जो भी है, जब पी पे कर रही है रिसीव कर रही है। ठीक है, कुछ टाइप के इनकम एक्सपेंस जो है जब पी पे कर रही है रिसीव कर रही है, दोनों जो है वो प्रॉफिट के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन से टाइप के इनकम एक्सपेंस हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके रॉयल्टी या FTS, यहाँ पर यह बोलता है ये रॉयल्टी और FTS और सिमिलर पेमेंट फॉर यूज ऑफ पेटेंट और सिमिलर सर्विस, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट है उसके लिए रॉयल्टी पे करोगे, FTS पे करोगे, तो चाहे आप HO को पे कर रहे हो या HO से रिसीव कर रहे हो, दोनों जो है वो प्रॉफिट में नहीं आएगा। ठीक है, अब कमीशन पेड फॉर स्पेसिफिक सर्विस, अगर आपका हेड ऑफिस जो है वो आपके लिए सर्विस परफॉर्म कर रहे हो या आप परफॉर्म कर रहे हो, कमीशन दे रहे हो या ले रहे हो, दोनों प्रॉफिट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन मनी लेंड, अगर आप मनी इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर ले रहे हो वो भी नहीं आएगा, बट एक्सेप्ट अगर बैंकिंग कंपनी है तो फिर वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बाकी नॉर्मल कंपनीज में नहीं आएगा। तो कौन कौन सी जो है आइटम जो है वो प्रॉफिट के अंदर नहीं आते, बेटर वर्ड इज आइटम, कौन कौन से आइटम प्रॉफिट के अंदर नहीं आते, रॉयल्टी नहीं आता, FTS नहीं आता, कमीशन नहीं आता फॉर स्पेसिफिक सर्विस, और लास्ट वन इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी नहीं आता है कि इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, मनी, ये चीज़ ध्यान रखना, मनी बोरोड वाले इंटरेस्ट जो है वो नहीं आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में, सिर्फ और सिर्फ किस में, यूएन मॉडल में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी बेटा, इंटरेस्ट की, बहुत ईजी टॉपिक है।
इंटरेस्ट में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट कि कैसे लगेगा। तो रेसिडेंट कंट्री जो है वो हमेशा लगा सकती है, लेकिन मैं सोर्स कंट्री की अगर बात करूँ तो OECD मॉडल बोलता है 10% और UN मॉडल बोलता है क्या, बायलैटरल नेगोशिएशंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, डेट क्लेम ऑफ एवरी काइंड इंक्लूडिंग प्रीमियम प्राइजेस अटैच टू सच सिक्योरिटी, मतलब कोई भी सिक्योरिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो। पेनाल्टी चार्जेस फॉर लेट पेमेंट आर नॉट रिगार्डेड एज इंटरेस्ट, अगर किसी चीज़ की पेनाल्टी पे करो नॉट इंटरेस्ट। इंडियन ब्रांच और पी और फिक्स बेस से फॉरेन एचओ को इंटरेस्ट मिल रहा है टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे अगर इंडिया में पी है और फॉरेन और किसी हेड ऑफिस को इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिया की ब्रांच से, अपनी खुद की ब्रांच से, तो उसको टैक्स लगेगा इंडिया में। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नोट्स हैं, ये अभी मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं। पहले ये जो नोट्स थे वो आपके जो में क्या बोलते हैं नोट्स में नहीं थे, पहले नोट्स में नहीं थे, अभी ये इनकॉर्पोरेट हुए हैं। क्यों इनकॉर्पोरेट हुए हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी आपको ये पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद आपको कंसेप्चुअली फील ना हो कि आपको बुक से कुछ नहीं आता। अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो तो आपको बुक से सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब तो यहाँ पर सबसे पहले आपका है कि पहला तो ये है कि इंडियन ब्रांच से, मतलब मान लो अगर कोई हेड ऑफिस है और उसको क्या मिल रहा है, ब्रांच से, अपने इंडिया की ब्रांच से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो एचओ को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला जो केस है वो क्या बोलता है कि मान लो कोई यूके की कंपनी है, उसकी इंडिया में पी है। ठीक है, अब यूके की कंपनी ने लोन लिया यूएसए की कंपनी से इंडिया की कंपनी के लिए। लोन कौन ले रहा है? यूके की कंपनी। किसके लिए ले रही है? इंडिया के लिए ले रही है, लेकिन कहाँ से ले रही है? यूएसए से ले रही है। और ये जो लोन है वो अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट बियरिंग है वो किसके ऊपर आएगी? इंडिया की कंपनी के ऊपर आएगी। सीधा सीधा इंटरेस्ट बियर वो कौन करेगा? इंडिया की कंपनी अगर इंटरेस्ट बियर कर रही है तो उस केस में क्या होगा, आपको अल्टीमेटली बेसिकली ये जो प्रॉफिट यूएसए की कंपनी को मिल रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि भैया हम यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं तो आपको इनकम भी जो है वो इंडिया में टैक्सेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, इन केस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप इफ़ यू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, हाँ अगर मान लो आपके किसी के साथ कोई स्पेशल रिलेशनशिप है, स्पेशल रिलेशनशिप के केस जो है वो बुक में दिया गया जिसमें स्पेसिफिकली कवर होता है आपके ब्लड रिलेशन एंड ऑल। ठीक है, तो उस केस में अगर आपके पास कोई ट्रीटी साइन हुई है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो जो आर्म लेंथ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो लोअर बेनिफिट ट्रीटी का मिल जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है उसको कोई ट्रीटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल रेट से ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, रॉयल्टी। रॉयल्टी के लिए भी रेसिडेंट स्टेट तो हमेशा टैक्सेबल कर सकती है, लेकिन अगर मैं सोर्स स्टेट की बात करूं तो इस केस में OECD मॉडल जो है वो अलाउ ही नहीं करता रॉयल्टी को टैक्स करने के लिए, और जो कि UN मॉडल है वो बोलता है कि भाई अपने हिसाब से देख के कर लो। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी अंडर OECD मॉडल डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। रॉयल्टी के अंदर क्या क्या नहीं आता है? रेंटल फॉर फिल्म टेप यूज फॉर रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, रेंटल लाइक इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो रॉयल्टी के अंदर नहीं आती है। अब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो है वो किसके टाइप है? बिल्कुल रॉयल्टी के टाइप है, सेम जो प्रोविजन रॉयल्टी के टाइप है, और ये सिर्फ UN मॉडल में है, ये किस में नहीं है? आपके OECD मॉडल में नहीं है। तो क्या है वापस से एक बार प्रोविजन, रेसिडेंट स्टेट टैक्स कर सकती है, OECD क्या बोलते हैं सोर्स स्टेट टैक्स नहीं कर सकती OECD के हिसाब से, और UN मॉडल बोलती है कि अपने हिसाब से देख के कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ की बात करते हैं? बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन कब टैक्स लगेगा, कब नहीं लगेगा? तो अ कंट्री वेयर एलिनेटर इज रेसिडेंट, जहाँ मतलब रेसिडेंट कंट्री जो है वो टैक्स ले सकती है, सोर्स कंट्री जो है वो टैक्स लगा सकती है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी सोर्स कंट्री लगाएगी? तो अगर प्रॉपर्टी जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी और जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहाँ पे टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं शेयर्स की बात करूँ तो शेयर्स के केस में जहाँ पे आप क्या बोलते हैं, अगर आपकी जो शेयर्स है वो 50% वैल्यू जो है वो जिस जगह से डिराइव कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, 50% ऑफ दी वैल्यू जो डिराइव कर रहे हैं जहाँ से सोर्स है, तो वहाँ से वो वाली कंट्री जो है वो टैक्स ले सकती है। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप का जो अगर आपके पास पार्टनरशिप के शेयर्स हैं तो उसमें टैक्स कब लगेगा? तो ये बोलते हैं कि बायलैटरल नेगोशिएशन से डिसाइड कर लो कि कहाँ टैक्स लगेगा। अगर हाँ, अब ये वाले इसके अंदर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का जो है केस डील होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डील नहीं होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपका टैक्सेबल होगा रेसिडेंस और सोर्स दोनों स्टेट में, सॉरी इमूवेबल होगा ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रेसिडेंस और सोर्स दोनों स्टेट में टैक्सेबल होगी, और मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सिर्फ रेसिडेंस में टैक्सेबल होगा, सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में टैक्सेबल होगी क्योंकि आर्टिकल ही इमूवेबल का है तो वो दोनों में टैक्सेबल होगी, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी वो किस में टैक्सेबल होगी? सिर्फ आपके सोर्स स्टेट में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है,
नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस मतलब कि आप इंडिपेंडेंटली किसी जगह में जाकर किसी को सर्विस दे रहे हो, तो रेसिडेंट कंट्री जो है वो हमेशा टैक्स ले सकती है, ठीक है। सोर्स कंट्री में, तो सोर्स कंट्री में पहले आप देखोगे कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड बेस है कि नहीं। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना कि अगर आपको चेक करना है कि क्या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस जो है वो किसी फिक्स्ड बेस से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। अगर वहाँ पे कोई फिक्स्ड बेस है और जिसके थ्रू आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो वो टैक्सेबल है। अगर फिक्स डेज नहीं है, आप घूम घूम के दे रहे हो, तो डेज कितना चेक करना है आपको, 183 डेज इन लास्ट 12 मंथ्स। अगर 183 डेज से उससे ज़्यादा स्टे करें तो फिर आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम। अदर इनकम की मैं बात करूँ तो OECD मॉडल और UN मॉडल। तो OECD मॉडल रेसिडेंट स्टेट को टैक्स देते हैं और सोर्स स्टेट को बोलते हैं कि जितना एट्रीब्यूटेबल है उतना टैक्स लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है आपका, आर्टिकल 23A 23B एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन प्रोवाइड्स। डबल टैक्सेशन का एलिमिनेशन है तो क्या बोलते हैं, बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक होता है एग्जाम्पशन मेथड और क्रेडिट मेथड। ये आपको पहले से ही पता है, टैक्स एग्जाम्पशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जाम्पशन मेथड जो है वो क्या बोलता है, टैक्स एग्जाम्पशन मेथड बोलता है कि एक कंट्री टैक्स लगाएगी, दूसरी कंट्री एग्जाम्प्ट कर देगी। एक कंट्री टैक्स लगाएगी, दूसरी कंट्री एग्जाम्प्ट कर देगी। क्रेडिट मेथड बोलता है एक कंट्री टैक्स लेगी और दूसरी कंट्री उस टैक्स की क्रेडिट दे देगी, ठीक है। तो सो सिंपल। उसके बाद सेकंड है मैप, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। ये बेसिकली है भाईचारा थिंग कि अगर क्या बोलते हैं आप किसी कोई आपका जो काम जो ट्रीटी के हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाओगे, इंडिया के, जैसे आप जहाँ भी कंट्री में हो वहाँ के आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाओगे और फिर वो वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो वो दूसरी कंट्री कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएंगी और फिर वो दोनों जो मिल के जो सॉल्यूशन लेंगे उसको बोलते हैं अपन क्या, मैप। अब मान लो दोनों कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो मैप के थ्रू भी डिसाइड नहीं कर पा रही, उनका रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो किस में जाएगी, नेक्स्ट उनके पास ऑप्शन है आर्बिट्रेशन में जाने का। येस, दे हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर आर्बिट्रेशन। अगर किसी भी कंट्री में अगर कोई डिसीजन आ गया है और वो लोग फॉलो कर लेते हैं तो फिर आर्बिट्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक लॉ में अगर कोई डिसीजन आया तो आर्बिट्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बोला गया कि क्या क्या डिफरेंस है OECD और UN मॉडल कन्वेंशन में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, टैक्स पेयर में रिक्वेस्ट, मतलब टैक्स पेयर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। यहाँ पे टैक्स पेयर हैज़ टू अप्रोच रेसिडेंट स्टेट और द कंट्री ऑफ हिज नेशनैलिटी, पहले उसको नेशनैलिटी वाली कंट्री में ही कर सकते हैं। रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ मैप एंड डिसीजन अराइव थ्रू मैप प्रोसेस बाइंडिंग अनलेस द पार्टीज डायरेक्टली unless the person directly affected does not accept it। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो बात अलग है, अदरवाइज जो है जो आर्बिट्रेशन का जो रेफरेंस है एज अ पार्ट ऑफ मैप वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाता है। टाइम लिमिट, कब आप मैप में जा सकते हो या कब आपको जाना चाहिए, तो बेसिकली जब आपका क्या बोलते हैं कन्वेंशन के हिसाब से फॉलो नहीं हो रहा है उससे 2 साल के अंदर जाना चाहिए OECD के हिसाब से, और UN के हिसाब से 3 साल का टाइम है कि आप जा सकते हो। एंड कॉन्ट्रैक्टिंग state in order to address competent authorities, CAS का मतलब competent authorities S है ये, competent authorities in order to address the case need to be provided to both the contracting states। दोनों के साइड का जो इश्यू उसको एड्रेस करना है। Who can request for arbitration, तो ऑब्वियस सी बात है arbitration must be requested in writing by the person who initiated the case, जो इनिशिएट कर रहा है वो कर रहा है। रिक्वेस्ट बाय इज वन ऑफ द competent authority to one of the contracting state, only one such request is made। तो यहाँ पर competent authority और यहाँ पर जो केस इनिशिएट कर रहा है वो। डिपार्चर फ्रॉम आर्बिट्रेशन, नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डिपैच, तो यहाँ पर डिपार्चर नहीं होता, यहाँ पर डिपार्चर है 6 महीने में, विद इन 6 मंथ आफ्टर डिसीजन हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू देम। 6 महीने पर डिसीजन है तो उसका अगर आपको डिपार्च करना है, आपको नहीं मानना है तो आप नहीं मान के दूसरी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कैसे एक्सचेंज करोगे, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्सचेंज करना है। तो सबसे पहले आपका है टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी एक्सचेंज, तो यहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं कि जो फोर्सिबली रेलिवेंट है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए काम में आती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंज करनी चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया कि स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि कौन सी स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंज करनी चाहिए।
सेकेंड इज जो कि जो टैक्स पेयर स्पेसिफिक है वो तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर कोई है जो कि इंपॉर्टेंट है तो उसको भी एक्सचेंज कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड विद कोर्ट एंड पब्लिक अथॉरिटी, सिर्फ कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटी के साथ आपको शेयर करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन को आपको सीक्रेट रखना है। अब कौन कौन से केस में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो पहले आपका अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है उसमें वेरिएंस आ रहा है और वो लॉ के हिसाब से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मना कर सकते हो। नॉट ऑब्टेनेबल एज पर नॉर्मल कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल कोर्स में किसी भी स्टेट में उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, तो नहीं लेना है। और जैसे कि ट्रेड सीक्रेट, बिजनेस सीक्रेट, ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन से मोड्स होते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के, तो एक होता है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, जिसमें आपको रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक एक्सचेंज कोई पोर्टल बना के कर लो, और अदर टाइप का कोई अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लो और उसके हिसाब से एक्सचेंज कर लो। आई होप यू गॉट दिस चैप्टर। इतना आप लोग को ध्यान रखना है फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस कि कैसे सॉल्व होते हैं। अब अपन मूव करते हैं किसमें, स्टडी मटेरियल में, कि स्टडी मटेरियल जो है वो क्या बोलती है, ठीक है। एग्जामिशन की प्रिपरेशन, तैयारी जीत की, बॉर्नविटा पी लो और स्टार्ट करो। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिर्फ यही बताया गया है कि यूएन मॉडल, OECD मॉडल एक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब समझते जो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपका क्या है, स्कोप ऑफ कन्वेंशन, तो यहाँ पे आर्टिकल बताए गए हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, बस ये बताया गया है। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया गया है कि किसको हमने कौन से मॉडल में कहाँ पे बोल्ड में लिखा है, इटैलिक्स में लिखा है और अंडरलाइन किया है, सॉरी इटैलिक्स में लिखा है और अंडरलाइन किया है, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे बताई गई है, तो ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, बट इसको आप मार्क कर लेना। पता नहीं कभी कभी ICI वालों मतलब किसी का भी दिमाग घूम जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, बट फिर भी मार्क कर लेना, बट ऐसे कोई खास बात नहीं है। अब पर्सन कवर जो आर्टिकल 1 से बिल्कुल सफिशिएंट है। अब मैंने एप्लीकेबिलिटी ऐसे मेंशन कर दी है, बट इतना कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि अपना जो है वो वहाँ से सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वो बताया गया है कि इसके बारे में फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी ये बोलना चाह रहा है कि मान लो यहाँ पर एक एंटरप्राइज है, उसका नाम है ABC। अब मैं उसको ABC कंपनी मान रही हूँ, ठीक है, कंपनी एज्यूम कर रही हूँ, और कंपनी एज्यूम करूँगी तो कंपनी के हाथ पे टैक्स लगेगा। अब फॉरेन में, यूएसए में सेम ABC को पार्टनरशिप एज्यूम करें तो पार्टनरशिप के हाथ में टैक्स नहीं लग रहा है, A और B के हाथ में टैक्स लग रहा है। तो वो यही बोल रहा है कि फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी के केस में कब टैक्स लगेगा, एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, तो उसकी चीज़ जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टैक्सेस कवर्ड, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ खास लिखने का नहीं आएगा। अब थर्ड आपका जनरल डेफिनेशन जो सिर्फ पर्सन के बारे में बताती है कि क्या जनरली पर्सन की डेफिनेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, रेसिडेंट ये जो टॉपिक है, हाँ उसमें पहले तो ये बोलता है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेसिडेंट की बात करते हो, सिर्फ रेसिडेंट के टैक्सेशन की बात करते हैं, और किसी का टैक्सेशन की बात नहीं करते और रेसिडेंसी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी बताया गया कि प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी के हिसाब से आप डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से भी अपना टैक्स लगा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये टाई ब्रेकर रूल, तो जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि टाई ब्रेकर रूल कहाँ से, तो आपको यहाँ से छापना है, ठीक है। अब हमें परमानेंट होम, पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेम सारी चीज़ें दी गई है। इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मान लो किसी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पॉइंट को लेकर ज़्यादा फोकस है, होम पे फोकस या पर्सनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे फोकस है, तो उस चीज़ को भी आप डिफाइन करोगे। और जहाँ पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किसी एक पॉइंट को लेके, और कहीं पर मान लो सिर्फ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहती सिर्फ पर्सनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, तो ऑब्वियसली बात है आप उसका डेफिनेशन में डिफाइन करोगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है अबाउट हैबिचुअल अबोर्ड, तो आप हैबिचुअल अबोर्ड को डिफाइन करोगे। तो इस चीज़ को समझना कि क्वेश्चन में किस चीज़ की इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है। परमानेंट होम की दी गई तो परमानेंट होम के बारे में ज़्यादा लिखना, बाकी सबको एक एक लाइन में निपटा देना, और अगर किसी में कम दिया गया तो कम लिखना। तो ऐसे करके आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। हैबिचुअल अबोर्ड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा टॉपिक है, पी में आपको ये बताया गया कि क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड बेस की बात जो है वो हम यहाँ पर भी करते हैं और इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस में भी करते हैं। वो यही चीज़ बोल रहा है कि फिक्स वेज जो वो दो जगह यूज़ होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले पी की डेफिनेशन है, तो कभी आपको लगे पी छापना है 5(1) का, तो आप यहाँ से छाप सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया। सेकंड आपका P टू प्लेस ब्रांच, सेम चार्ट में भी लिखा हुआ है तो चार्ट में भी लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बोल रहा है
कि लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंक्लूजन विच में कंस्टिट्यूट पी, ऑफिस, वर्कशॉप, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब पी जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पर सेम हम ये चीज़ बात कर चुके हैं बिल्डिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट और ये सर्विस पी की जो बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज, डिस्प्ले और ये सब तो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर। प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की जो सर्विसेज हैं वो पी नहीं बनती है, तो उसके अंदर आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पर बताएगा कि मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक और ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ कौन से नेचर की सर्विसेज है, ABCD, वो सिर्फ प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर की सर्विसेज जो कि पी नहीं बनती हैं। उसके बाद कुछ जगह पे ना यहाँ पर कुछ पुराने केस लॉस को डिस्कस किया गया कि पी है कि नहीं है। तो एक पहला उनका रेफरेंस था फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके। फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो क्या बोलता है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस ये बोलता है कि भले आपका जो फिक्स प्लेस है वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन पूरा कंट्रोल था। अगर आपका फिक्स प्लेस या पी आपने बनाया 1 दिन या 2 दिन के लिए बनाया, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम के लिए बनता तो 100% कंट्रोल था, तो इसलिए वो पी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिस और लाइसेंस ऑफिस जो आप सेटअप कर रहे हो तो वो पी है कि नहीं है। तो अगर वो सिर्फ प्रिपरेटरी ऑक्सिलरी नेचर की सर्विसेज है तो वो पी नहीं है, अदरवाइज वो पी है, ठीक है। अब बार बार लाइसेंस ऑफिस में क्या आता है क्या नहीं आता है, कई बार वो लोग ना बहुत सारे केस से बहुत सारी चीज़ों को एडवोकेट करने की कोशिश करेंगे कि ये काम करेंगे तो फिर पी है, फिर वो काम करेंगे तो पी नहीं है, फिर बाद में वही चीज़ को रिपीट करके बोलते हैं कि पी है कि नहीं है। तो ना एक मेन जो कॉमन चीज़ जो है मैंने सब में नोटिस की कि कब हमेशा पी बनेगा, बाकी टाइम पे आप पी मना कर सकते हो, लेकिन इस टाइम पे आपको देखना होगा कि हमेशा पी बनेगा कब, जब आप न्यू कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। इस टाइम बाकी चीज़ें आप ध्यान रखो ना रखो, बस इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप जब न्यू कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, प्राइस नेगोशिएशंस कर रहे हो, डिस्कशन ऑफ कमर्शियल इशूज एंड सिक्योरिंग प्रोसेसिंग ऑर्डर लेड टू द लाइसेंस ऑफ ए फॉर्मिंग अ पी, ठीक है। तो इस केस में वो हमेशा पी बनेगा। तो इस केस को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कस्टमर ले रहे हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करो, बेसिकली ये सब काम करो तो पी बन जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे में एक बार और बोलते हैं कि सिर्फ अगर मैं मान लो फीडबैक ट्रांसफर करो अपने कस्टमर का तो पी नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कस्टमर अट्रैक्ट करना, कस्टमर गुड्स बेचने की कोशिश करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे दी गई, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करो तो नॉट अ पी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये चीज़ हमने पहले भी कवर की है कि अगर मान लो छोटे छोटे दुकान के थ्रू अलग अलग काम करो तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं छोटा मोटा ही तो काम करूँ तो पी नहीं है, ऐसा नहीं। वो सब जो है वो कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन है तो वहाँ पे भी बन जाएगा। अब बिजनेस कनेक्शन पी है, सेम डेफिनेशन। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे मार्क किया, तो जब आपको बिजनेस कनेक्शन आएगा तो आप डायरेक्टली यहीं से जितना जो मार्क्ड है वो पूरा लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक, अगर आप मेंटेन करो स्टॉक तो भी वो यहाँ पे पी है, ठीक है। Reinsurance enterprise of contracting except in regard to reinsurance shall be deemed to have a P in the other contract if it collect premium territory of other state। अगर प्रीमियम कलेक्ट करो, रिस्क कलेक्ट करो तो वहाँ पे आपका पी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट एजेंट, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट एजेंट हो, सबके लिए वही काम करते हो, अकेले वो काम नहीं कर, मतलब अकेले सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपका पी जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब कंडीशन फॉर डिपेंडेंट एजेंट, मतलब जब कब पी बनेगा तो ये कंडीशन है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली इस कंडीशन को छापो और एजेंसी पी में बोल दो कि ये है। अगर आपको मान लो कि नहीं है इंडिपेंडेंट एजेंट, तब ये कंडीशन लिखो और बोल दो कि इंडिपेंडेंट एजेंट है, ठीक है। एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री क्या बोलते हैं, दूसरी कंट्री की रेसिडेंट है और क्या बोलते हैं उससे यहाँ अगर वो कंट्रोल कर रही है, बेसिकली पी को कंट्रोल कर रही है या बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी पी यहाँ पर काम करे तो वो भी इस कंट्री के रेसिडेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं माना जाएगा। 50% ऑफ मोर है अगर किसी एंटरप्राइज में तो ऑब्वियसली पी है। हाँ, तो अगर बेवकूफ़ बना रहे हो, 50% होल्ड कर रहे हो, बोलते सिर्फ प्रिपरेसली ऑक्सिलरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब बिजनेस प्रॉफिट जो है वो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, सेम वही कि सिर्फ जो OECD मॉडल क्या बोलता है कि जो सिर्फ एंटरप्राइज का प्रॉफिट है बस वही लेंगे, सिर्फ पी का अट्रिब्यूटेबल होगा। UN मॉडल जो है वो FOA रूल की बात करता है, OECD बोलता है कि सिर्फ पी का अट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पर आपको FOA जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल, इसकी भी बात की गई है। यहाँ से आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल जो है वो छाप सकते हैं आंसर में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। सेम चीज़ बहुत अच्छे डिस्क्राइब की मैंने चार्ट में भी, तो आप चार्ट से भी लिख सकते हैं वैसे।
इसमें कुछ नहीं कि वही बस सेम कि एट्रीब्यूटेबल रेट। हाँ, अब ये चीज़ जो है अपन पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि रॉयल्टी, एफटीएस, कमीशन, वो सब चीज़ें जो हैं वो आती नहीं है, किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर नहीं आती है। डबल टैक्सेशन में आपको अवॉइड करना है, ये मैं इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट आप पढ़ चुके हो कि रेसिडेंट मॉल का हमेशा टैक्सेबल होगा, सोर्स में क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ चुके हो और इसमें ऐसा कुछ खास लिखने जैसा नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया। और रॉयल्टी और एफटीएस जो है वो एक जैसा है। और जो हमने पहले प्रोविजंस पढ़े थे इंटरेस्ट के केस में कि जैसे अगर एचओ को मिल रहा है ब्रांच से, इंडियन ब्रांच से, तो वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, तो और वो सेम जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल है रॉयल्टी के लिए भी और एफटीएस के लिए भी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आपका कैपिटल गेन में पढ़ चुकी है कि जहाँ पर वो रेसिडेंट है, मतलब इमोल प्रॉपर्टी जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर रहेगा। शेयर्स के केस में 50% ज़्यादा की होल्डिंग है तो फिर वहाँ पर टैक्सेबल होगा। पार्टनरशिप के केस में वो खुद डिसाइड करना है कि कहाँ पर टैक्सेबल होगा। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस ये भी पढ़ चुके हो। फिक्स बेस नहीं, फिक्स बेस है तो अच्छी बात है, फिक्स बेस नहीं है तो आपको 183 डेज एक्सीडिंग यानी कि 183 डेज से ज़्यादा वो करना है तो आप उसमें पी बन जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं आती ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर नहीं आती, चीज़ ध्यान रखना है। वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी तो वो आर्टिकल 14 के अंदर नहीं आएगी। अदर इनकम में भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि अदर इनकम जो है वो कैसे रख, बिजनेस प्रॉफिट 7 के हिसाब से, बाकी नॉर्मल। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन की, डबल टैक्सेशन जो है वो कैसे एलिमिनेट होगा, तो इसमें वही एग्जाम्पशन मेथड और क्रेडिट मेथड, ये अपन चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉट सो खास, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन डील करने वाले हैं किसके साथ, पैरिटी इन टैक्स ट्रीटमेंट। तो नॉर्मली तो आपको कोई डिफरेंस नहीं रखना है दो ट्रीटी पर्सन के बीच में। सेकेंड होता है कि अगर मान लो कि लेकिन ये लोग ये बोलते हैं कि अगर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट और कोई हमारे यहाँ का बंदा है तो हम उसको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हैं सेम बाहर वालों के हिसाब से देंगे, जो घर के लोगों को ज़्यादा फायदा तो मिलेगा ही ना, तो दैट्स नॉर्मल। तो बोलते हैं हाँ ठीक है इतना चलेगा, मतलब घर वालों को तो ज़्यादा फायदा दोगे तो वो चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर SEZ में, NPO में कोई स्पेशल पर्पस एंटिटी बनी तो उनको भी ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे बनी हुई उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो बोलते हैं हाँ वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने पॉइंट्स मेंशन किए ऊपर में, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये चीज़ कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, अब ये पॉइंट बोलता है कि अगर नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट कोई सेम पर्सन या सेम पोजीशन में हो, सेम सर्कमस्टांसेस में हो, तो कोई ऐसा टैक्सेशन आपको नहीं लाना है जो कि नॉन रेसिडेंट के लिए ज़्यादा क्या करे, बर्डन क्रिएट करे, ठीक है। तो ऐसा टैक्सेशन नहीं लाना है जो नॉन रेसिडेंट के लिए क्या करे, बर्डन क्रिएट करे, तो बोलते चलो ठीक है ये हम भी नहीं करेंगे। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको पी जो इंडिया में है उसको सेम तरीके से टैक्स करना है जैसे कि इंडिया की जो अदर एंटरप्राइज वहाँ रह के अगर काम करी तो किस तरीके से टैक्सेशन होगा, तो उसी तरीके से आपको टैक्स करना है। तो बोले ठीक है ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो पी हम ओन कर रहे हैं, रेसिडेंट ओन कर रहे हैं, तो उसमें और नॉन रेसिडेंट जो ओन कर रहे हैं उस पी में डिफरेंस, टैक्सेशन में डिफरेंस हो सकता है। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला डीचो चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एप्लीकेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रूल। कैपिटलाइजेशन रूल को डालना अलाउड है, इसको अपन ऐसा नहीं मानेंगे कि ये कोई ज़्यादती हो रही, क्योंकि ऑब्वियस बात है लोग जो है वो टैक्स लॉ को प्लान करके कैपिटल जो वो इंडस्ट्री जाएंगे। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रूल है 94B, तो ऐसे रूल्स जो हैं वो अपन ट्रीटी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको क्या मिला है बेटा, मैप। तो मैप में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, अब तक सब चीज़ें पढ़ चुके। ये जो 3 आर्टिकल है उसमें आपको ऐसी चीज़ें पढ़ा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट आ गई तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लिखा हुआ है पेजेस में, इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब ये वाला केस किसका है,
एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हाँ नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में, ये क्लॉज बोलता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, अब मान लो भाई जो इंसान घर का बंदा है रेसिडेंट, उसको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना बाहर वाले से, तो वो तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, तो चलो यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई SEZ है या फिर NPO है, अगर कोई SEZ है या NPO है तो उस केस में भी जो इंडिया में बनी हुई है क्या बोलते हैं किसी पर्पस के लिए बनाई गई, तो ऑब्वियस ही बात है उन एंटिटीज़ को ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रेफरेंस जो है वो मिलेगा। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट अगर कोई सेम कंडीशन में हो तो नॉन रेसिडेंट को वो सेम कंडीशन सेम सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, तो बोलते हैं हाँ हम ठीक है नहीं देंगे, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ये बोलता है आपका, सबसे पहली बात ये है कि क्या बोलते हैं अगर क्या बोलते हैं कोई PA नॉन रेसिडेंट की जो कि इंडिया में है और वो और जो नॉन रेसिडेंट ओन करता है और रेसिडेंट ओन करता है, तो उसमें फ़र्क हो सकता है, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। बट P जो है उसका जो टैक्स रेट है वो पहली चीज़ क्या बोलते हैं कि P का जो टैक्स रेट है वो सेम होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल बोलता है कि। लेकिन यहाँ पे कि अगर कोई रेसिडेंट ओन कर रहा है नॉन रेसिडेंट, तो हम थोड़ा डिफरेंस तो रखेंगे भाई, हमारे यहाँ के लोगों को कम टैक्स लेंगे, बाहर के लोगों को ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रूल, तो कैपिटलाइजेशन रूल डोमेस्टिक लॉज में अलाउड है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में उनका पैसा बाहर जा रहा है, तो वो उसको रोकने के लिए और अनलॉफुल प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए या रोकने के लिए कैपिटलाइजेशन रूल डाल सकते हैं, जो कि क्या है बेटा 94B डला हुआ है एक्चुअली ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट है मैप म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। तो बेसिकली पहले तो अपन मैप पढ़ चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में, अब मैप का थोड़ा लॉन्ग फॉर्म देख रहे हैं कि मैप जो है वो काम कैसे करता है। ये जो आर्टिकल्स है इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं, बेसिकली लास्ट के 3-4 आर्टिकल इसको ज़्यादा ब्रीफली कवर नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा नोट्स के अंदर, बट अगर मान लो कभी क्वेश्चन कुछ आ गया एग्जाम में कुछ आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब टॉपिक भी चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको मार्किंग करके रखनी है और एक दो बार पढ़ लें ताकि दिमाग में एक क्लू रहे कि कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं करके, ठीक है। ऐसी अब टैक्सेशन इज नॉट, कब आप मैप में कब जाते हो, जब टैक्सेशन जो है वो कन्वेंशन के हिसाब से ट्रीटी के हिसाब से नहीं हो रहा है, तब तो अपनी स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाओगे, फिर वो दोनों मिलकर फिर मैप में डिस्कस करेंगे सब बातें, ठीक है। अब मैप जब डिसाइड होता है तो उसमें जो असेसमेंट की लिमिट है या फिर कोई मतलब लाने की डिसीजन लाने की जो लिमिट है उसमें कोई भी डोमेस्टिक लिमिट जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, मतलब डोमेस्टिक लिमिट से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन कौन सी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो मैप से सॉल्व हो सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस टाइप की जो डिफ़िकल्टीज़ है जो मैप से सॉल्व हो सकती है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैप में कौन से टाइप के कौन लोग मीट करेंगे, कॉम्पिटेंट और इंक्लूडिंग हूँ जॉइंट कमिश्नर भी जो मैप के थ्रू मीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ जनरल एक्सप्लेनेशन है मैप। अब यहाँ पर ये जो साइड में जो चीज़ें लिखी हुई वो आपके लिए क्या बोलते हैं, मेरे को लगता है ज़्यादा इजी होगी, तो आपको भी लिख लेना चाहिए बाजू में। अब यहाँ पे बोलता है कि मैप में आप कब जाओगे, तो OECD मॉडल बोलता है कि जब से आपका टैक्सेशन ट्रीटी के हिसाब से नहीं हो रहा उसमें 2 साल के अंदर, और UN मॉडल बोलते हैं 3 साल के अंदर। तो फर्स्ट केस में आप 2 साल के अंदर जा सकते हो और इस वाले केस में आप 3 साल के अंदर जा सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं जाना है तो फिर मिलके ही क्या बोलते हैं अपनी कंट्री में सोल्यूशन ढूंढ लो। कितने साल में, तो सेम वही चीज़, कितने साल में आपको इनिशिएट करना है, 2 साल में। रिक्वेस्ट आपको क्या बोलते हैं किसको करनी है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को करनी है। डिपार्चर जो है वो आप कब कर सकते हो, विदिन 6 मंथ्स क्या बोलते हैं आफ्टर डिसीजन हैज़ बीन कम्युनिकेटेड ओनली इन UN मॉडल। OECD में ये फैसिलिटी आपको नहीं दी गई है, ठीक है। उसके पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द पीरियड फॉर इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए आप कब जाओगे, जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है तो उसके बाद आप कहाँ जा सकते हो, आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हो। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि पर्पस क्या एक्सचेंज करने का, क्यों आप एक्सचेंज करो और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहिए। सिर्फ फोर्सली भी रेलेवेंट हमने पहले ही पढ़ा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कन्वेंशन को अप्लाई करने में काम आती है तो वो इन्फॉर्मेशन को हमने दे देना है। फिर स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये जो भी बता रहा है कि टैक्स पर स्पेसिफिक भी होनी चाहिए और प्लस अदर स्पेसिफिक भी हो सकती है, लाइक योर रिस्क एनालिसिस, टेक्निक ऑफ टैक्स एविएशन, और ये सब वाली स्कीम्स जो है वो हो सकती हैं। और इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करोगे तो उसको सीक्रेट रखना है, कोर्ट और पब्लिक अथॉरिटीज़ में शेयर कर सकते हो, ये दोनों पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है। उसके बाद
नॉन डिस्क्लोजर टू अ थर्ड पार्टी, हाँ आपको इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को देने से पहले आपको परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है वो ट्रीटी में आप परमिशन ले रहे हो थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करो, दैट इज़ नॉट अलाउड। और अगर आपको कंडीशन फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन रिसीव फॉर टैक्स पर्पस, आपको मिली तो टैक्स पर्पस के लिए, लेकिन आप किसी और के पर्पस के लिए शेयर करो तो उसके लिए भी आपको क्या बोलते हैं, क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हो। ओवरसाइट बॉडीज़ को कर सकते हो, बट वही है कि क्या बोलते हैं उसको सीक्रेट रखना है, लाइक कोर्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ तक चलेगा, उसके आगे आपको नहीं देना है। केस वेयर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज़ नॉट अलाउड, कौन कौन से केसेस में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अलाउड नहीं है, इस चीज़ को आप देख सकते हो एक बार लिखने के लिए इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी चीज़ केस में आप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अलाउड नहीं होते। तो वो यही बोल रहा है कि जहाँ पे डोमेस्टिक लॉ अलाउ नहीं करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ रिक्वेस्ट, कहाँ पे आप रिक्वेस्ट जो है वो डिक्लाइन कर सकते हो। अगर किसी अटॉर्नी हो, सॉलिसिटर हो, लॉयर हो, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकते हो। बट अगर कोई धांधली हुई है और उस धांधली में आप खुद ही मिले हुए हो एज अ सीए, लॉयर वगैरह, तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब बताता कोई नहीं है, बट ऐसा लिखा हुआ है कि कोई धांधली में अगर आपका हाथ है तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब कौन लोग इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकते, सबसे बेचारे लोग, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिड्यूसरी, ये लोग जो इन्फॉर्मेशन देने से कभी भी मना नहीं कर सकते। बाकी सबको हक है, इनको कोई हक नहीं है। अब वापस से ये इन्फॉर्मेशन को कौन से क्या बोलते हैं टाइप से एक्सचेंज हो सकते, 3 टाइप है, स्पेसिफिक, ऑटोमेटिक एंड अदर एक्सचेंज। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दी वीडियो। और अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मैं वीडियोस और लेके आऊँगी और आपको हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो द वीडियो।